रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर है। अब रेलवे ने 50 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। भोपाल बिलासपुर रेल मंडल में रेल लाइन को जोड़ने का काम हो रहा है और एक महीने में 100 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक महीने में 100 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो जाना रेल से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। भाई साहब, लगातार हम देख रहे हैं जब से कोविड चालू हुआ है, कोविड आया था इससे पहले, तभी हम देख रहे हैं ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला जो शुरू हुआ कोविड के टाइम वो अभी तक थमा नहीं है। लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और फिर से रेलवे ने 50 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। भोपाल बिलासपुर रेल मंडल में रेल लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है और एक महीने में 100 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जिससे रेल यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री के इटली दौरे की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंच गए हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है, पहला विदेश दौरा है उनका। अपने दौरे में नरेंद्र मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी G7 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं G7 में शामिल होने के लिए। तो G7 के लिए इटली पहुंचे हैं पीएम मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी उनकी वहां पर मुलाकात हो सकती है, जो बाइडेन से मुलाकात हो सकती है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ये G7 के मेंबर हैं, सदस्य हैं। 2024 में इटली कर रहा है G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, इसलिए सभी देशों के प्रधान इटली में मौजूद। उधर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस बल और एम्बुलेंस तैनात है, जहां कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। कोची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। कुछ ही देर में जो शव हैं, 45 भारतीयों के शव, वो पहुंचने वाले हैं। कोची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस तैनात है, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद। उधर भूमाफिया के खिलाफ सख्त हुआ है रायपुर नगर निगम। 32 जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज करवाएगा निगम। अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी लगाम। शहर के अंदर बाहर के वार्डों में हो रही है अवैध प्लॉटिंग। भूमाफिया के खिलाफ सख्त हुआ है रायपुर नगर निगम। 32 जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज करवाएगा निगम। अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगेगी इससे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, निश्चित तौर पर इससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी। शहर के अंदर बाहर के वार्डों में अवैध प्लॉटिंग जो हो रही है उस पर। बिल्कुल, देखिए जोन 6 और जोन 8 ये जो जोन है और जोन क्रमांक 10 है, जहां पर धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग का खेल जो है वो खेला जाता है। और वर्तमान स्थिति में बात करूं तो रायपुर के शहरी इलाके का अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी आउटर इलाके हैं वहां पे जो भूमाफिया हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर लगातार आचार संहिता के बाद में रायपुर नगर निगम एक्शन पे दिखाई दिया और एक्शन पे दिखाई देने के साथ में तकरीबन 50 से ज़्यादा अतिक्रमण को अभी तक जो है वो हटा लिया गया है। इसके अलावा 32 भूमाफियाओं पर जो है वो केस दर्ज करवाया गया है। रायपुर नगर निगम ने पुलिस को अनुशंसा की है और उन्हीं अनुशंसा के आधार पर पुलिस ने अब तमाम लोगों के जो है वो एफआईआर दर्ज कर उस पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जल्द ही इस पर निर्णय देखने को मिल सकता है और निर्णय के अलावा जो चार्जेस है वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा कई और तरीके से जो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा मामला था जिस पर अब पुलिस काम कर रही है और नगर निगम भी लगातार अतिक्रमण को हटाने का जो कवायद है वो शुरू कर चुका है। ठीक है रोहित, बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और आगे बढ़ते हैं। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ है। BA LLB सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत पेपर देने पर हंगामा हो गया। आज से ही शुरू हुआ है एग्जाम, आज से ही शुरू हुई है परीक्षाएं। गलत पेपर देने के बाद 1 घंटे तक छात्रों को बैठाए रखा। बड़ी संख्या में छात्र आज ही पेपर करवाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, छात्र यहाँ पर कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आज ही पेपर होना चाहिए। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद है। रोहित, बताइए क्या कुछ तस्वीरें, क्या कह रहे हैं छात्र, कैसा हंगामा हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए बीए एलएलबी के तमाम ये छात्र हैं और सुबह 8 बजे अपने वार्षिक परीक्षा को देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर इनको गलत पेपर जो है वो दे दिया गया। गलत पेपर देने की वजह से जो तमाम तरीके से लापरवाही है वो कह रहे हैं कि छात्र लापरवाही देखने को मिली है। और लापरवाही इस प्रकार थी कि तमाम छात्रों को जो है, कुछ लोग बातचीत करेंगे, क्या हुआ था, क्या कौन सा पेपर दे दिया था? सर हमारा पॉलिटिकल साइंस 3 का पेपर था और हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस 4 का पेपर मिल गया था और अब इनकी गलती के कारण हमारा पेपर पोस्टपोन हो रहा है। हमारे अभी तक डिपार्टमेंटल के इंटरनल वाइवास कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो हमारा पेपर काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हो जाएगा और इससे हम लोगों को प्रॉब्लम होगी और इसमें हमारी गलती नहीं थी, तो बेसिकली हमको तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए इसकी। क्या पेपर को लेकर क्या निर्णय हुआ है, आज ही होगा कि आगे होगा? हाँ, सारे छात्र अभी घर चले गए, सारे लोग नहीं है तो आज तो हो नहीं पाएगा। ये लोग बोल रहे 10 तारीख को, लेकिन मैं 10 तारीख का अगर होता है करवाते तो मैं 10 तारीख को देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे 11 तारीख को और भी पेपर, तो मैं लगातार दिलाने वाला नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ अगर 10 तारीख को अगर पेपर कराया जाएगा तो। बाकी छात्र सहमति से उन लोग बताएंगे, ये तो सर अपने से बताएंगे। क्या क्या हुआ, क्यों क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, कौन सा पेपर दे दिया था? पेपर हम लोग का पॉलिटिकल साइंस 4 का दे दिए थे, जो कि आज पेपर था हम लोग का पॉलिटिकल साइंस 3 का पेपर था, तो इस वजह से हम लोग का पेपर 4 दे दिए थे। इस वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं, मांग क्या है, अब क्या निर्णय होना चाहिए, आगे पेपर बढ़ा दे कि आज ही पेपर? मतलब सर देखिए, ऐसा है कि सर कुछ बच्चे जो कि दूर दूर से आते हैं वो सर अपने अपने घर चल दिए हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि सर पेपर थोड़ा आज पोस्टपोन हो जाए, कुछ दिन बाद ले सकते पेपर को। आज पेपर का पहला दिन था और पहले दिन ऐसे हो रहा है, ऐसे थोड़ा चलेगा। हम सुबह से 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, हम लोग बिना खाना खाए हैं, हम लोग सुबह से पढ़ते रहते रात में। बड़े डिपार्टमेंट को लेकर भी सवाल उठाते हैं आप लोग, क्या डिपार्टमेंट में खामियां हैं और प्रशासनिक स्तर पे भी खामियां हैं, क्या देखते हैं? हमारी डिपार्टमेंट बहुत लापरवाही करती है। जो बच्चे रोज नहीं आते हैं और जो रोज आते हैं, जो रोज नहीं आ रहे हैं उनको ज्यादा मार्क्स। कुलपति जी हमसे बातचीत कर, कुल सचिव जी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या निर्णय हुआ है आगे? हाँ सर, अगला 10 बच्चे बोल रहे हैं कि 10 तारीख को हो हमारा अगला पेपर, तो 10 तारीख के या 10 तारीख के बाद। हाँ, ये चूक कहाँ हो गई कि दूसरे सेमेस्टर का पेपर दूसरे को दे दिया गया? ये अब देखते हैं, ये प्रशासन की तरफ से होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, तो जो भी इसमें शामिल होंगे या कहीं से जो गलतियां होंगी, तो जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो लीक का भी मामला बनेगा क्योंकि दूसरे का दे, तो उसको लेकर क्या तैयारी है, पेपर आगे कैसे? हाँ नहीं हो, अभी हम सारे पेपर्स के परीक्षण करवा लेंगे एक बार। आपके निर्णय से बच्चे आश्वस्त? हाँ बिल्कुल आश्वस्त है। देखिए, ये तमाम लोग हैं और ये कह रहे हैं कि पहले दिन ही लापरवाही हो रही है, लगातार आप भी आए हैं, क्या बातचीत बोले हैं पेपर नेक्स्ट टाइम करवाएंगे लेकर? में 10 तारीख 11 तारीख जो भी उनका डेट फ्री होगा उस डेट पे करवाएंगे। पहले दिन ही इस तरह की लापरवाही कैसे? लापरवाही तो है, 4th का पेपर पहले दे दिया, पहले का पेपर बाद में दे दिया, तो लापरवाही तो एक घंटा इंतजार करने के बाद में क्यों एक्शन? एक्चुअली हमने 1.5 घंटा इंतजार किया है, उसके बाद अभी 3.5 घंटा हो चुका है, हम लोग ने वहाँ वेट भी किया, फिर भी एग्जाम का एक्चुअली क्या है, लॉ डिपार्टमेंट में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत दिक्कत है, रेगुलर स्टाफ नहीं है, रेगुलर एचओडी नहीं है, क्लासेस टाइम से नहीं लगती हैं, दोपहर को अपने मनमाना समय में इनकी क्लासेस लगती हैं। क्लासेस हमेशा टाइम पे लगनी चाहिए, सवेरे लगाइए, आप दोपहर को बंद कर दीजिए। बच्चे दोपहर को आते हैं क्लास अटेंड करने, भरी गर्मी में 2 बजे 3 बजे बच्चे क्लास अटेंड करके जाते हैं। बताइए इतनी गर्मी में 3 बजे बच्चे क्लास अटेंड करके जाएगा? देखिए, तमाम रविशंकर यूनिवर्सिटी के हैं और ये कुल सचिव भी ये कह रहे हैं कि पेपर को आगे पोस्टपोन किया गया है, 10 तारीख को निर्णय होगा, लेकिन प्रदर्शन बड़ा है और बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं और ये निर्णय से अब इस पर अपने छात्र जो है अपने स्तर पे बातचीत कर रहे हैं और इस निर्णय को लेकर वो आगे कुलपति से कुल सचिव से बातचीत करेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़े खामियों के लिए रविशंकर यूनिवर्सिटी जाना जाता है और प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो निश्चित तौर पर इस तरह का मामला होता है और पेपर के पहले दिन इस तरह की लापरवाही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैनेजमेंट की लापरवाही का खामियाजा छात्र थोड़ी भुगतेंगे। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब। इंदौर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा गया, जहां संतों के साथ महिलाओं ने प्रदीप मिश्रा का विरोध करते हुए पुतला दहन किया उनका। दरअसल कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी सरकार पर टिप्पणी की थी। इसके विरोध में राधा रानी के भक्तों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए सद्बुद्धि पाठ किया और प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन किया है। और इस दौरान लोगों ने प्रदीप मिश्रा के पोस्टर पर उनका मुंह भी काला किया, काले पोत दिए पोस्टर पर, और कहा कि आने वाले दिनों में यदि प्रदीप मिश्रा इंदौर में कथा करेंगे तो इसका विरोध किया जाएगा। जी, प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा है कि वो अपनी जो कथा करते हैं उस कथा में पहले तो वो मनोरंजन करते थे, सास बहू के किस्से सुना कर,
लेकिन अब वो इतने अपने आप में घमंडी हो गए हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारी राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका बरसाने से कोई लेना देना नहीं है, वो बरसाने की नहीं है, राधा जी का कृष्ण जी से कोई संबंध नहीं है। राधा रानी कृष्ण जी का जो प्रेम है वो एक काल्पनिक है। तो हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी काल्पनिक बातें जो हैं वो आपको किसने बताई है? पब्लिक आपके वहाँ आ रही है तो आपको भगवान पूजने आ रही है, आपको पूजने नहीं आ रही है। आप स्वयं को भगवान बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मत जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ। जो ज्योतिर्लिंग में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे उसी में जाने का मना कर रहे हो, तो मतलब सारे ज्योतिर्लिंग का ठेका आपने ले रखा है कुबेरेश्वर धाम के लिए। देखा आपने किस तरीके से आक्रोशित हैं लोग प्रदीप मिश्रा को लेकर। इंदौर का रुख कर लेते हैं, पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। पुनीत, हम देख रहे थे तस्वीरों में, बातें भी लोगों की सुन रहे थे, पुतला दहन हुआ है, प्रदीप मिश्रा के पोस्टर पर कालिक पोत दी है, तो जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है पुनीत। अब जी बिल्कुल, देखिए तूल पकड़ता जाएगा भी सही, क्योंकि राधा रानी सरकार के भी बहुत भक्त हैं। करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो राधा कृष्ण के भक्त हैं। और जिस तरह से प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में ये बात कही है, राधा रानी को लेकर जो बयान दिया है, उसका ही ये विरोध देखने को मिल रहा है। राधा रानी के तमाम भक्त एकत्रित हुए और प्रदीप मिश्रा के पोस्टर पर कालिक पोतकर उनका पुतला दहन भी किया। तो निश्चित तौर पर देखिए भावनाओं को ठेस पहुंची है जो राधा रानी सरकार है उनके भक्तों के, और वही आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है, यदि प्रदीप मिश्रा अब इंदौर में कथा करने आएंगे तो उनका विरोध भी किया जाएगा। देखिए प्रदीप मिश्रा अपनी कथाओं में हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की बात कहते हैं जिसको लेकर कई बार लोगों की भावनाएं भड़क उठती है, तो इस बार भी यही देखने को मिला है। और देखिए शुरुआत से ही मान्यता है प्राचीन समय से ही कि राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, उनके प्रेम को लेकर यह बात कही गई है। यही नहीं, ये भी कह दिया गया कि राधा रानी तो बरसाने की ही नहीं थी, जबकि बरसाना जो गांव है वो सिर्फ राधा रानी के गांव के नाम से ही फेमस है। प्राचीन समय से लोग जानते हैं और अभी वर्तमान में भी लोग राधा रानी के दर्शन करने बरसाने जाते हैं। तो इस तरह के बयान निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएं आहत कर रहे हैं। सुमित, बिल्कुल, जिन लोगों को लोग बड़ी संख्या में सुनते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका सीएम विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने विभागों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बैठकों का फोकस जनता से जुड़ी योजनाओं पर है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था और इसी के चलते सीएम साय गुरुवार से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। आज सीएम स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के साथ ही खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। 15 जून की बात की जाए, मतलब कल, तो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री गृह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जेल विभाग की समीक्षा करने वाले हैं। ये कल की बात हुई। आज होगी चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मीटिंग। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कामकाज शुरू कर मैराथन बैठक में योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से मुलाकात के साथ ही छत्तीसगढ़ में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। वहीं अधिकारियों को पीएम मोदी के 100 दिन के एजेंडे को धरातल पर उतारने के लिए प्रोत्साहित भी किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में शहीद जवान कबीरदास उइके के घर पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके बाद सीएम छिंदवाड़ा के बिछुआ घाट कामाटा में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 2:40 पर पोला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के लिए लोगों का आभार भी व्यक्त करेंगे। तो आज छिंदवाड़ा का दौरा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, और जहां पर कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वहीं अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधायक कमलेश शाह को बनाया गया है प्रत्याशी। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं कमलेश शाह और उन्हें ही उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी में। कौन है कमलेश शाह? ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, समझिए।
हर्रई राजघराने से ताल्लुक रखते हैं शाह, जो कि अमरवाड़ा में उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीते थे, लेकिन फिर कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन कर दी। बीजेपी की मोनिका शाह भट्टी को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। लगातार 3 बार छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक रहे हैं कमलेश शाह, जो कि अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस 2 दिन में करेगी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस नेताओं की रायशुमारी हो रही है। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे विधायक जायसवाल को भेजा गया है छिंदवाड़ा। तो कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 2 दिन के अंदर ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। अमरवाड़ा सीट पर चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमलेश शाह को टिकट दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं बलौदाबाजार हिंसा पर सख्त हुई है साय सरकार। बनाया गया है न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया है। 6 बिंदुओं पर जांच करेगा ये आयोग 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट भी देगा। बलौदाबाजार हिंसा पर अब आयोग भी गठित कर दिया गया है। 6 बिंदुओं पर यह आयोग जांच करेगा। बारीकी से मामले की जांच अब होगी। आयोग के गठन के बाद 3 महीने में आयोग सरकार को रिपोर्ट भी सौंपेगा। न्यायिक जांच का आयोग गठित कर दिया गया है। 1 सदस्यीय होगा न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में यह आयोग बना गया। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने गृह जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर पहुंचे और जहां पर विस्तार न्यूज ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की है। और इस बीच मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को लेकर युद्ध स्तर से प्रयास होगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से और जानते हैं कि क्या रणनीति है, किस प्रकार की तैयारी है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, किस प्रकार की रणनीति बनाए हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर मिल सके। हम दुर्गम क्षेत्रों में भी डॉक्टरों पोस्टिंग करने जा रहे हैं। अभी जल्द ही 15 दिन के अंदर जो है हम लगभग 500 डॉक्टरों की पोस्टिंग भी करेंगे। और जो स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे महिला स्टाफ नर्स हो या पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, इन सारे लोगों की भर्ती हम जल्द ही करने जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र जनकपुर देखा जाए या बस्तर का क्षेत्र देखा जाए, अन्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती। सरकार की बहुत दम रखती है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करेंगे, लेकिन जब वनांचल क्षेत्र में और आदिवासी बहुल क्षेत्र में देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती। जिनमें बहुत जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वनांचल क्षेत्र हैं और राज्य के उत्तर और दक्षिण छोर के जो बॉर्डर इलाके हैं, इनमें क्योंकि अन्य फैसिलिटी नहीं होने की वजह से डॉक्टर अपने बच्चों की पढ़ाई, वहाँ रहवास की व्यवस्था, ये सब नहीं होने से वहाँ जाने से बचते रहते हैं। बालाघाट में कटंगी से शिवनी सड़क पर उस समय लोगों की सांसें थम गई जब 4 बाघ एक साथ सड़क पर नजर आए। चारों बाघ आराम से चहलकदमी करते हुए सड़क पार कर रहे थे। कटंगी से सिवनी सड़क पर काफ़ी घना जंगल है। ये इलाका सिवनी के पैंच नेशनल पार्क से लगा हुआ है, पैंच टाइगर रिजर्व से, जहां अक्सर जंगली जानवर सड़क के किनारे घूमते नजर आते हैं। देखिए तस्वीरें, 4 बाघ टाइगर आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। लोगों की सांसें ही थम गई थी 4 बाघों को एक साथ देखकर, 4 टाइगर को एक साथ देखकर। सड़क पर एक साथ 4 टाइगर नजर आए हैं। कटंगी सिवनी सड़क पर ये 4 बाघ, 4 टाइगर दिखे। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। स्पीकर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 25 जून तक दाखिल किया जाएगा नॉमिनेशन। ओम बिरला पर बीजेपी फिर जता सकती है भरोसा। डी पुरंदेश्वरी के नाम पर भी बीजेपी और टीडीपी के बीच मंथन हो रहा है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा?
देखना दिलचस्प होगा। स्पीकर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 25 जून तक नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे और एक बार फिर से ओम बिरला पर बीजेपी भरोसा जता सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वहीं डी पुरंदेश्वरी का नाम भी सामने आ रहा है। डी पुरंदेश्वरी के नाम पर बीजेपी और टीडीपी के बीच मंथन चल रहा है। देखना होगा कि अगला लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है।